हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। और आज अपने इस चैनल के माध्यम से हम ग्रेजुएशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जो टॉपिक रखेंगे वो राजनीतिक सिद्धांत और विचारों पर रखेंगे। और इसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य और शांति पर्व के बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ आज हम जो पढ़ेंगे वो कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उठा सकें। ये वीडियो हमारे बिल्कुल फ्री रहेगी सभी के लिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी टॉपिक को, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप भी किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौटिल्य। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊंचा है और उसे शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय राजनीति है। सेलेटोरे के अनुसार प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। सेलेटोरे ने 4 कारणों से इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण माना है। पहला कारण है, इस ग्रंथ में पूर्वगामी सभी ग्रंथों का सार दिया हुआ है। कौटिल्य का उद्देश्य पूर्णतया यथार्थवादी था और अर्थशास्त्र की रचना इहलोक तथा परलोक की प्राप्ति के मार्गदर्शन हेतु की गई। इस लोक और परलोक की प्राप्ति के मार्गदर्शन के लिए की गई थी। दूसरा, यह ग्रंथ यथार्थवादी है, वास्तविक है, यथार्थ है तथा उन समस्याओं पर विचार करता है जिनका सामना मनुष्य को इसी लोक में करना होता है। तीसरा, अर्थशास्त्र ने राजनीति को धर्म से पृथक करके देखा है। चौथा कारण है, इसके रचयिता ने भारत को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन दिया जिसके संबंध में पहले के विचारक अनभिज्ञ थे। कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन 3 नामों से कौटिल्य को जाना जाता है। कौटिल्य की अमर रचना अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कौटिल्य की और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अर्थशास्त्र की रचना का काल। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत व्यक्त किए गए राजनीतिक विचारों ने आधुनिक भारतीय और पश्चिमी विद्वानों को चौंका दिया था। अर्थशास्त्र की रचना और रचनाकार के संबंध में विचारक एकमत नहीं है। इस संबंध में जॉली का मत है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक धोखा देने वाली चीज़ है। जॉली कहते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक धोखा देने वाली चीज़ है जिसे कि संभवतः 3री शताब्दी ईस्वी में तैयार किया गया था। अर्थशास्त्र का वास्तविक रचनाकार कोई मंत्री नहीं था वरन एक सिद्धांत शास्त्री था। कौटिल्य नाम झूठा है क्योंकि परंपरागत स्रोतों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। मैगस्थनीज ने कहीं भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में, पतंजलि का ग्रंथ है महाभाष्य में, चंद्रगुप्त एवं अन्य मौर्यों का उल्लेख किया है, किंतु कौटिल्य के संबंध में भी चुप है। जॉली के अतिरिक्त D.R. भंडारकर, A.B. कीथ, विंटरनिटस आदि विद्वानों का मत है कि पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काफ़ी पश्चात ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में लिखी गई, परंतु डॉक्टर श्यामा शास्त्री, गणपति शास्त्री, N.N. ला, स्मिथ तथा जायसवाल आदि विद्वान उपर्युक्त मत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र का रचनाकाल चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ही है।
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल ही है। अर्थशास्त्र वही ग्रंथ है जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने मौर्य राजाओं के पथ प्रदर्शन के लिए की थी। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की रचना। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि कौटिल्य ने इस ग्रंथ का नाम राजनीति शास्त्र ना रखकर अर्थशास्त्र क्यों रखा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया है कि वे दंड का विवेचन कर रहे हैं। दंड नीति शब्द प्राचीन काल में भारत में राजनीति से संबंधित विद्या के लिए प्रयुक्त हुआ। प्रयुक्त हुआ है। शुक्र ने राजनीति विद्या को दंड की नीति की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ का नामकरण करने का स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। शुक्र नीति में भी अर्थशास्त्र की लगभग यही परिभाषा दी गई है। संक्षेप में कौटिल्य ने अर्थ और अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थ में समझा है। कौटिल्य के शब्दों में संपूर्ण शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को अच्छी तरह परीक्षा करके ही राजा के लिए इस शासन विधि की रचना की है। अतः यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राजनीति है। प्राचीन काल में राजनीतिक विषय और आर्थिक विषय एक ही माने जाते थे। अर्थशास्त्र के राजनीतिक विचार। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीति का ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु में जिन अन्य बातों को समाहित किया गया है वे राजनीति से संबंध होने के कारण इसमें स्थान पा सकी हैं। अर्थशास्त्र के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया है कि यह समाज का समझौता था। इस एक स्थान पर उन्होंने बताया कि राज्य से पूर्व समाज में मत्स्य न्याय का प्रभाव था। जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी तरह से समाज में सबल पुरुष निर्बल पुरुषों के विनाश में हमेशा सक्रिय रहा करते थे। इस व्यवस्था से तंग आकर लोगों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। ये लोग इसे अपनी अन्न की उपज का छठा भाग देते थे। कौन सा भाग देते थे? छठा भाग। और विवस्वान के पुत्र मनु को राजा बनाया था। व्यापार द्वारा प्राप्त धन का 10वां भाग और सोने की आय का कुछ भाग कर के रूप में देने लगे। मनु को राजा नियुक्त करते समय इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि कर वे लोग राजा को तभी देंगे जबकि वह उनके योग क्षेम की समुचित व्यवस्था करता रहेगा, उनके लिए काम करता रहेगा। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते का परिणाम है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बेटा अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि समझौते का परिणाम है, कोई कहते हैं कि देवीय परिणाम है, कोई कहते हैं कि ईश्वर का अवतार है। इस तरीके से राज्य के बारे में अलग अलग मान्यता है राज्य की उत्पत्ति के बारे में। तो यहाँ कौटिल्य ने यही कहा है कि जो राज्य है वो क्या है, वो समझौते का, सामाजिक समझौते का परिणाम है। अब है कौटिल्य के अनुसार राज्यों के प्रकार। अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कौटिल्य राजतंत्र का पोषक था। वह समस्त भारत पर, देखो राजतंत्र का पोषक क्यों था? क्योंकि देखो सामाजिक समझौते में कौटिल्य ने बताया कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोगों ने विवस्वान के पुत्र मनु को राजा बनाया। ठीक है, ये कौटिल्य की मान्यता थी। तो इसीलिए वो राजतंत्र के समर्थक था, राजतंत्र के पोषक थे। वह समस्त भारत पर एक सशक्त और संपन्न राजा का शासन स्थापित करना चाहता था। उसी की मान्यता है कि राजतंत्र में राज्य शक्ति कुलीन वर्ग के हाथ में रहती है और उपयुक्त अनुशासन और प्रजा में स्वामी भक्ति की स्थापना की जा सकती है। परंतु अर्थशास्त्र में अन्य प्रकार के राज्यों का उल्लेख भी मिलता है क्योंकि उस काल में तथा उससे पूर्व भारत में ऐसे राज्यों का अस्तित्व था। अन्य प्रकार के राज्यों को द्विराज्य, वैराज्य तथा संघराज्य कहा जाता था।
अब है राज्य का उद्देश्य। द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य केवल पुलिस राज्य न था, अर्थात राज्य केवल शांति व्यवस्था की सुरक्षा बनाए रखना ही अपना कार्य नहीं समझता था। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पूर्ण विकास में पूरी तरह से सहायता देना था। अच्छा राज्य स्वस्थ और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। कौटिल्य ने जनपद के गुणों का वर्णन करते हुए समृद्धिशाली जनपद के आवश्यक गुण इस प्रकार बताए हैं। राज्य का भूमि क्षेत्र इतना हो कि वह निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनकी शत्रुओं से भी रक्षा कर सके। उसमें देशभक्ति की भावना से प्रेरित व्यक्ति रहते हो, जंगली पशु उसके निवासियों को हानि ना पहुंचा सके। उसमें कृषि योग्य भूमि, चरागाह और वन आदि काफ़ी हो। आवागमन के समुचित साधन हो, विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती हो और सभी वर्गों के परिश्रमी व्यक्ति रहते हो। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्यों का क्षेत्र अति विस्तृत होना चाहिए। अच्छे राज्य का आधार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, जिससे कि उसके निवासी अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। ये हुआ कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य। ठीक है, कौटिल्य के राज्य का उद्देश्य। अब हम चलते हैं, कौटिल्य ने दिया है सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत क्या है? प्राचीन भारत में राज्य के सावयव रूप का उल्लेख मिलता है। सावयव मतलब 7 रूप का उल्लेख मिलता है, 7 तत्व जिसके 7 अवयव हों। सा मतलब 7 और वय मतलब अवयव हो। उस समय के विद्वान राज्य को एक सजीव प्राणी मानते थे। सप्तांग राज्य की कल्पना प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार एक जीवित शरीर की कल्पना है, जिसके 7 अंग होते हैं। ऋग्वेद में समस्त संसार की कल्पना विराट पुरुष के रूप में की गई है, कि जो राज्य है वो एक विराट पुरुष के रूप में की गई है और उसके अवयवों के द्वारा सृष्टि के विभिन्न रूपों का बोध कराया गया है। मनु, भीष्म और शुक्र जैसे प्राचीन मनीषियों के द्वारा भी राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है। राज्य जो है वह जीवित और जागता हुआ शारीरिक रूप में है, ये ऐसा कहते हैं। उसके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है। मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है राज्य के बारे में शुक्र नीति में कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा सिर के समान है, अमात्य आँख के समान है, सुदृढ़ कान है, कोश मुख, बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। इसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार भी राज्य के 7 आवश्यक तत्व हैं। इन्हें वह राज्य की प्रकृति भी कहता है और राज्य के अंग भी। राज्य के 7 अंगों के कारण ही उसका राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के निम्न 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ये 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने राज्य के। राज्य के इन अंगों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने राज्य को प्रत्यांग भूत भी कहा है। प्रत्यांग भूत राज्य को किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः राज्य के जीव सिद्धांत का वे समर्थन करते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट का समर्थन करते हैं कौटिल्य। अब इसके बाद है राजा के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं। कौटिल्य ने राज्य रूपी शरीर में राजा को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। स्वामी बताया ना, सबसे पहला अंक स्वामी मतलब राजा को कहा है। कौटिल्य ने राज्य रूपी शरीर में राजा को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया है। उसने राज्य की सत्ता को समुदाय के सभी कार्यों की एकमात्र आधारशिला समझा है। उसकी समृद्धि से ही राज्य की समृद्धि संभव है। उसके गुणों से राज्य के अन्य तत्व भी प्रभावित होते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा ही राज्य में सर्वशक्तिमान है। राजनीति की विफलता या असफलता तथा राज्य
का भविष्य राजा की शक्ति और नीति पर निर्भर करता है। यद्यपि कौटिल्य गणतंत्र और अन्य प्रकार के शासनों से परिचित है, परंतु चूंकि वह राजतंत्र को ही सर्वोच्च मानता है, कौटिल्य राजतंत्र को ही सर्वोच्च मानता है, इसलिए उसने अर्थशास्त्र की रचना केवल राजा के हित के लिए ही की है। अब राजा के कुछ गुण भी बताते हैं कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों पर बहुत बल दिया है। वह अपने राजा को केवल सत्ता उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वह उसे राजऋषि बनाना चाहता है। उसके अनुसार राजा को कुलीन, धर्म की मर्यादा चाहने वाला, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, विचारशील, सत्यवादी, वृद्धों के प्रति आदरशील, विवेकपूर्ण, दूरदर्शी, उत्साही तथा युद्ध में चतुर होना चाहिए। देखो कितने सारे गुण बता दिए, है ना। कुलीन होना चाहिए, धर्म की मर्यादा रखने वाला, कृतज्ञ होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी, विचारशील, सत्यवादी, वृद्धों के प्रति आदरशील, विवेकपूर्ण, दूरदर्शी, उत्साही तथा युद्ध में चतुर। अब राजा के लिए शिक्षा की बात भी करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य इस तथ्य से परिचित हैं कि उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त व्यक्ति सरलता से नहीं मिलता। उसके अनुसार इनमें से कुछ गुण तो स्वाभाविक होते हैं, कुछ अभ्यास के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर वंश परंपरा का प्रभाव होता है, किंतु अभ्यास से उसमें कुछ परिवर्तन संभव हो सकते हैं। अभ्यास से प्राप्त गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते तो वह कुल बिना किसी युद्ध आदि के स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अब देखिए कौटिल्य जो है वो राजा की दिनचर्या के बारे में भी बताते हैं। अब क्या कहते हैं, राजा अपने न्यायोचित कर्तव्यों का पालन करे, इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या भी निर्धारित की है। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम कौटिल्य ने दिया है। इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जिसका एक एक क्षण जन कार्य में लगा हो। भोग विलास, नाच, रंग आदि के लिए कोई भी समय उसने नहीं दिया, और रात में भी इसके लिए केवल 4 घंटे की ही व्यवस्था की है। कौटिल्य राजा के दिन रात के कार्यक्रम 24 घंटों को 16 घड़ियों में बांटता है और रात्रि की पृथक चर्चा का वर्णन करता है। प्रत्येक घड़ी 1.5 घंटे की है। प्रातः बछड़े सहित गाय की परिक्रमा करके राजा फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करे। इस प्रकार राजा का जीवन एक तपस्वी के समान होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य की विचारधारा को व्यक्त करते हुए श्री भगवान दास केला लिखते हैं, राजपद का ऐश्वर्य कांटों के मुकुट के समान है, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, राजपद का जो ऐश्वर्य है वो कांटों के मुकुट के समान है। कांटों वाला मुकुट पहन लिया हमने सर पे, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। अब है राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है। प्रजा के सुख से ही उसका सुख है। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र का ध्यान रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता हो, ठीक है, वैसे ही राजा को भी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, ये कहते हैं। अब क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? अब कौटिल्य का राजा निरंकुश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा है कि पिता और पुत्र का संबंध है राजा और प्रजा में, ठीक है। अब कौटिल्य का राजा निरंकुश है या नहीं है, ये देखते हैं हम। कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानता है और राज्य में 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। किंतु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है।
उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिसके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता। अब वे प्रतिबंध क्या क्या है? राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध जो है अनुबंधवाद का था। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया था। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के धन जन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, राजा की शक्ति पर दूसरा प्रतिबंध धार्मिक नियमों और रीति रिवाजों का था। राजा के अधिकार धर्म और रीति रिवाज से सीमित थे और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य था। इस बात की आशंका रहती थी कि राजा द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किए जाने पर जनता क्षुब्ध होकर स्वयं ही उसके जीवन का अंत कर देगी, क्योंकि हमने देखा था कि जनता ने खुद विवस्वान के पुत्र मनु को राजा चुना था, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। तीसरा, राजा की शक्ति पर तीसरा प्रतिबंध मंत्री परिषद का था। उसके अनुसार राज्य रूपी रथ के 2 चक्र राजा और मंत्री परिषद हैं, इसलिए मंत्री परिषद का अधिकार राजा के बराबर ही है। मंत्री परिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण रख उसे निरंकुश बनने से रोकती है। चौथा है इन सब के अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अंतिम किंतु एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतिबंध राजा के व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर लगाया है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण अवश्य बताए हैं और इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण राव ने लिखा है कि कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। इसके बाद है अमात्य या मंत्री परिषद। ये राज्य का हमारा दूसरा तत्व है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में बताते हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके अनुसार राज्य एक रथ है, जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेला राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा के लिए यह उचित है कि वह योग्य मंत्री रखे और उसके परामर्श पर उचित ध्यान दे। कौटिल्य ने सद्भावना पर बल देते हुए यहाँ तक कहा कि समस्त कार्यों का प्रारंभ सद्विषयक मंत्रणा कर लेने के उपरांत ही होना चाहिए। उसका विचार है कि मंत्रियों के साथ मंत्रणा किए बिना राजा का कार्य नहीं चल सकता। अब मंत्र गोपन की बात कही गई है। मंत्रणा के संबंध में कौटिल्य ने मंत्रणा को गुप्त रखना बहुत अधिक आवश्यक बताया है। कौटिल्य का कथन है कि मंत्र का गुप्त ना रहना राजा और मंत्री परिषद के सदस्यों दोनों के कल्याण के लिए घातक है। उन्होंने कछुए का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटे रहता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर करता है, उसी प्रकार राजा को मंत्र का गोपन अथवा प्रकाशन करना चाहिए। इसके बाद है मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यता पर दिया है। इस संबंध में उसने बहुत कठोर और उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। उसका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर बैनी प्रसाद के शब्दों में कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना और लोकप्रियता मंत्री परिषद के लिए आवश्यक
योग्यताएं होनी चाहिए। कौटिल्य का विचार है कि किसी व्यक्ति की सहसा ही मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अब है मंत्रिपरिषद द्वारा राजा पर नियंत्रण। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में मंत्रिपरिषद सहित राज्य के दूसरे 6 अंगों की तुलना में राजा को अधिक महत्वपूर्ण भी माना है। और राजा और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में उनका विचार है कि राजा सामान्यतः मंत्रिपरिषद के बहुमत के आधार पर कार्य करे, किंतु मंत्रिपरिषद की मंत्रणा कार्य सिद्धकर प्रतीत न होने पर राजा अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकता है। किंतु इसके साथ ही कौटिल्य इस बात को नहीं भूला कि एक दुराचारी भोग विलास में लिप्त अयोग्य या अति धार्मिकता के कारण राज्य के हितों की चिंता न करने वाले राजा पर मंत्रिपरिषद के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, साथियों, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और इसके आगे की जो कौटिल्य की व्यवस्था है उसको हम अपनी अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी है, अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक बात मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगी आप सभी के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।